सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे मॉक साक्षात्कार में। आज हमारे साथ साक्षात्कार पैनल में मौजूद हैं भूपेश सर, नवनीत सर, रितु मैम और जिनका अभी हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं सोनिया मैम। सोनिया मैम का अब से पहले हम 2 बार साक्षात्कार कर चुके और साक्षात्कार करने के बाद सोनिया मैम ऑलरेडी नवोदय विद्यालय का साक्षात्कार भी देकर आ चुके और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहा है और बहुत जल्द हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी मेरा सोनिया मैम से पहला सवाल, मैम अपने विषय में बताएं। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनिया है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वह मैंने सर्वोदय विद्यालय दिल्ली से ही प्राप्त की है। इसके बाद जो मेरी स्नातक की शिक्षा है वह मैंने हिंदू महाविद्यालय से प्राप्त की है। और सर, स्नातकोत्तर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उसकी शिक्षा प्राप्त की है। और इसके बाद सर बीएड की मैंने शिक्षा जामिया मिलिया इस्लामिया से ग्रहण की है। और यदि सर मैं अपनी रुचि के बारे में बात करूं तो मुझे योग करना, नृत्य करना और पढ़ना बहुत पसंद है सर। धन्यवाद। जी मैम, केंद्रीय विद्यालयों के बारे में बताएं। जी सर। सर, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना सन 1963 में हुई थी, 15 दिसंबर सन 1963 में। इसकी सर स्थापना का जो उद्देश्य था वह था जो सेना में या जो रक्षा में और जो केंद्रीय संस्थान है, जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को एक समान पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा दी जाए। और यदि सर मैं केंद्रीय विद्यालय की केवीएस की ध्येय वाक्य के बारे में, तो इसका ध्येय क्या है सर? तत् त्वं पूषण अपावृणु, जिसे सर यजुर्वेद के 40वें अध्याय ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। जी सर। जी मैम, दुबे सर। सोनिया जी बताइए, आपका जो एमए आपने किया हिंदी में, आपका विशेष विषय प्रश्न पत्र क्या था? नमस्कार सर। सर मेरी एमए हिंदी से ही है सर। उसमें एक 8वां प्रश्न पत्र होता है ना, जिसमें आप विशेष कवि लेखक को चुनते हैं या फिर डिसर्टेशन लिखते हैं। आपने क्या किया है? सर मैंने महादेवी जी को चुना था सर। तो महादेवी जी से संबंधित मैं कुछ प्रश्न करूं आपसे। जी सर। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्यों? जी सर। सर आधुनिक युग की मीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मीरा जी थी, उन्होंने भक्ति काल में जिस समय अपने समय में जो रूढ़ी थी उस समय की, या फिर जो स्त्री को लेकर जो उन पर पाबंदियां थी, उनको तोड़ा था। उसी तरह से जो महादेवी वर्मा जी हैं, वो भी एक अकेली छायावाद जो 4 स्तंभ है वे अपना स्थान बनाती हैं। और इसके अलावा सर उन्होंने जो रचनाएं की हैं महादेवी जी ने, उसमें स्त्री का जो मनस्थिति है उसको भी दर्शाया गया है, इसलिए सर। आपने छायावाद शब्द का प्रयोग किया। छायावाद में 2 शब्द चलते हैं, वृहत्त्रयी या लघुत्रयी। जी सर। 3 कवियों को शामिल किया गया। महादेवी वर्मा को वृहत्त्रयी में शामिल किया गया कि लघुत्रयी में शामिल किया गया? सर महादेवी जी को नंदुलारे वाजपेयी जी के द्वारा लघुत्रयी में इसमें शामिल किया गया है। वृहत्त्रयी में कौन कौन है? वृत्तयी में सर जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावाद के बारे में संक्षेप में बताएं। अगर विद्यार्थियों को आप बताएंगे छायावादी कवि जैसे हैं, मान लीजिए महादेवी वर्मा की कोई कविता पढ़ा रही हैं, तो आप 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को छायावाद के बारे में किस तरह से बताएंगे? जी सर। सर छायावाद, क्योंकि इसमें जो इसकी जो प्रवृत्तियां थी, उसमें इससे पहले की जो वाद रहे हैं या जो काल रहे हैं, उसमें जो प्रकृति है उसको आलंबन के रूप में माफ कीजिएगा सर, उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जो छायावाद था उसमें इसमें आलंबन के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। और सर इसमें मैं शैली का प्रयोग किया गया है कि जो रचनाकार है, इसमें जो कवि हैं, उन्होंने अपनी जीवन की जो व्यथा रही है उसे भी कहीं ना कहीं चित्रित किया है इसमें।
जी सर। अच्छा, जब कोई कवि वगैरह मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शैली का कुछ नाम है, क्या नाम प्रयोग किया जाता क्षमा कीजिएगा सर, बिल्कुल ठीक तो मुझे नहीं है ध्यान। मैं शैली सुना है मैंने। है? आत्मकथात्मक शैली। जी नवनीत जी सर। सही बोल रहा हूँ? जी सर, जी सर। आत्मकथात्मक शैली उसे क्या है? आत्मकथात्मक शैली। जी, जी सर। नवनीत सर। थैंक यू सर। मैम, घुन खाए शहतीरों पर से 12 खड़ी विधाता वांचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिसुकुइया नाचे। किस वाद की कविता है? क्षमा कीजिएगा सर, बिल्कुल ठीक तो मुझे याद नहीं है ये। मैं लेकिन प्रयास करना चाहूंगी। ये प्रगतिवाद की कविता है। बिल्कुल सही उत्तर है। आप बता सकते हैं किसने लिखी? नागार्जुन जी सर। बहुत अच्छा है। उनका पूरा नाम बताइए। सर उनका जो असली नाम था वैद्यनाथ दुबे जी। वैद्यनाथ दुबे नहीं था मैम। वैद्यनाथ मिश्र, माफ जी, कीजिएगा सही सर। सही उत्तर आया आपका। समास के विषय में बताइए मैम, समास 6 प्रकार का होता है कि 4 प्रकार का होता है? सर समास मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, क्योंकि लेकिन कई लोग इसे 6 प्रकार का कह देते हैं। इसका कारण सर यह है क्योंकि जो तत्पुरुष समास है उसी का उपभेद है कर्मधारय समास, और उसी का उपभेद है द्विगु समास। बहुत सही इसलिए उत्तर सर आपने इसमें दिया। 4 प्रकार का है। पंचवटी समास का नाम क्या है? जी सर, इसमें सर द्विगु समास होगा। बिल्कुल सही उत्तर है। भारत माता ग्रामवासिनी किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है मैम? क्षमा कीजिएगा सर, नहीं पता ये तो मुझे। जो बृहत्त्रयी के एक प्रसिद्ध कवि हैं। रहते ही सर निराला जी। पंत जी। जी सुमित्रा नंदन शब्द का अर्थ क्या होता है? सर, सौंदर्य से इसको हम जोड़ सकते हैं सुमित्रा नंदन शायद। शब्द का अर्थ मैंने पूछा मैम। क्षमा कीजिएगा सर, नहीं पता है। सुमित्रा के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण जी। हाँ, तो सुमित्रा नंदन शब्द का अर्थ हुआ ना लक्ष्मण। जी सर, ठीक। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना। कौन सा अलंकार होगा? सर विरोधाभास अलंकार। ध्यान से सोच करके बोलिए मैम। विभावना बिना 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 जी हेतु विभावना। पारुत्पत्तिर यदुच्यते। संस्कृत में बता रहा हूँ। जी सर। आप बताइए हिंदी में। सर बिना कारण के जब कार्य होता है विभावना अलंकार। जी, सही सही हो गया ना उत्तर। जी सर। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। किसकी पंक्तियां हैं? सर जयप्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी की। जी सर। जयशंकर प्रसाद जी का पहला ग्रंथ कौन सा था? सर उर्वशी, प्रेम मिलन। अच्छा, उर्वशी था। उर्वशी उन्होंने भी लिखा है, तो एक और भी उर्वशी लिखा गया है। जी सर, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई प्रसिद्ध कविता बता सकती हैं? सर उन्होंने जैसे कुरुक्षेत्र की है, उर्वशी लिखी है, रश्मिरथी लिखी है। जी सर। तो कुछ आपके कुछ आप चार कोई अध्याय। नहीं, आपके प्रिय कवि कौन हैं? सर महादेवी वर्मा जी। आप उनकी कोई कविता सुनाइए। जी सर। सर उनकी एक कविता है, यदि तुम आ जाते एक बार। जी सर। आज जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग।
जो तुम आ जाते एक बार। बहुत अच्छा मैम। अस्त्र और शस्त्र में क्या फर्क होता है? जी सर। तो अस्त्र का अर्थ होता है वह, मतलब जिसे हम फेंक कर चलाते हैं, और शस्त्र को सर हम हाथ में लेकर चलाते हैं, जैसे सर तलवार। बहुत अच्छा। मोक्ष में इच्छा रखने वाला एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मुमुक्षु सर। मुमुक्षु सही उत्तर है। सहन करने की क्षमता, एक शब्द। सहन शक्ति। ठीक है, पर मैं एक दूसरा शब्द निकलवाना चाह रहा था। अब और प्रयास करें, एक आध और निकल सकता है। सहनीय। तितिक्षा। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सी संधि है? सर प्रत्युत्पन्नमति में सर स्वर संधि। स्वरों में कौन सी संधि? सर इसमें यण संधि है सर। विच्छेद बताइए। जी सर। प्रति, धन, उत्पन्न, धनमति। धनमति क्यों? प्रति धन उत्पन्न तो ठीक है, पर धनमति क्यों? सर मति क्योंकि बुद्धि। नहीं, पर वहां पर धन लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि संधि हो ही नहीं रही। क्या आप वहां पर संधि कर रही हैं क्या उत्पन्नमति में? नहीं। हाँ, तो वो गलत कर दिया आपने। बहुत अच्छा, धन्यवाद घनश्याम सर। धन्यवाद सर। रितु मैम। यस सर। सोनिया मैम, आपने बताया कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं, तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? मैम इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। हाँ, बहुत अच्छे। शब्द और वर्ण में क्या अंतर होता है? मैम वर्णों के अंतर्गत जो भाषा की जो लघुत्तम इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के मेल से, वर्णों सार्थक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। और शब्दों के मेल से? मैम वाक्य। हाँ। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? मैम वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है, जैसे अर्थ के आधार पर उसके 8 भेद होते हैं, और यदि रचना के आधार पर बात की जाए तो यह 3 प्रकार के होते हैं मैम। यदि बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी, कौन सा वाक्य होगा? मैम संकेतवाचक। संकेतवाचक। हाँ, सही कह रहे हो। अभी सर ने आपसे समास पूछा था, सत्यासत्य कौन सा समास होगा? मैम द्वंद्व समास। शीतोषण। मैम इसमें भी द्वंद्व समास होगा, शीत धन, शीत और उष्ण। शीत और उष्ण। आपने बताया कि आपकी जो प्रिय कवित्री हैं, लेखिका हैं, वो महादेवी वर्मा बताया आपने। जी महादेवी वर्मा का 12th क्लास में एक चैप्टर है, मैम भक्तिन। भक्तिन। भक्तिन की कितनी बेटियां थी? मैम शायद 3। हाँ, 3 ही बेटियां थी। और महादेवी वर्मा गाँव था। मैम आपकी आवाज कट गई थी, एक बार आप रिपीट कर देंगे? महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत ज्यादा लगाव था, और जी उनके बारे में उन्होंने बहुत लिखा भी है। तो उनके बारे में कोई 2 बताइए लेख, जिनके बारे में उसने अपने पशु पक्षियों के बारे में ही लिखे हैं और उनके नाम के ऊपर ही लिखे हैं। जी मैम उन्होंने गिल्लू के बारे में लिखा है, जो उनका गिलहरी से उनका प्रेम था उसको लेकर, और एक नीलकंठ उन्होंने लिखा है मोर के ऊपर। हाँ, मोर के ऊपर। बहुत अच्छे। आप 12वीं कक्षा की कक्षा ले रही हैं, और बच्चों का विदाई समारोह या फिर कोई पार्टी चल रही है, और उसमें किसी बच्चे ने धूम्रपान किया, तो आप उसको कैसे समझाओगे? जी मैम,
मैम मैं उनको अकेले में मतलब थोड़ा सा साइड में बुलाकर उनसे बात करूंगी, क्योंकि आपने बताया कि वो 12वीं कक्षा का छात्र है, तो हो सकता है यदि मैं उसको सब बच्चों के सामने डांटूं या उसको बात करूं तो वह उस बात का बुरा ज्यादा मान जाए। तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं उसको थोड़ा सा साइड में बुलाकर उससे बात करूं, कि उसे समझाऊं कि धूम्रपान करना ठीक नहीं है, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि हमारा जो आम जीवन है स्कूल के बाहर भी, उसमें भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह कितना ज्यादा हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है इसके बारे में बताऊंगी, और मैम हो सकता है वह समझ जाए इस बात को। और मैम इसकी सूचना मैं उसके माता पिता को भी जरूर देना चाहूंगी। प्रधानाचार्य को नहीं देंगे? मैम प्रधानाचार्य जी को दे सकती हूँ, लेकिन यह ना हो कि अगर मैं उनको दूं उसकी सूचना, तो कहीं उस बच्चे को ये ना लगे कि मैम ने मेरे बारे में सबको बता दिया है, क्योंकि हो सकता है जो प्रधानाचार्य है उसके बारे में विद्यालय के बीच में हो सकता है बात कर दें या फिर उसका नाम काट दें, इसलिए। बहुत अच्छे। एक बच्चा बार बार समझाने से भी आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, तो आप क्या तरीका अपनाएंगे उसको समझाने के लिए? सपोज जी करो मैम। आप कोई पॉइंट पढ़ा रहे हो और उसका ध्यान ही नहीं है। जी मैम। मैम हो सकता है यदि वह बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो उसे मैं जिस विधि से पढ़ा रही हूँ तो उसे वह विधि समझ ना आ रही हो, तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं उसे आईसीटी का प्रयोग कर कर पढ़ाने की प्रयास करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि उसका ध्यान, क्योंकि वह जब चित्रों को देखेगा और सुनेगा तो उसका ध्यान उसमें और ज्यादा लगेगा, उसकी जो इंद्रियां हैं वह ज्यादा काम करेंगी और वह रुचिकर भी लगेगा, तो इसलिए हो सकता है वह उसको अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए। ओके मैम। कक्षा में हर तरह के बच्चे होते हैं, तो कक्षा में एक मंदबुद्धि बच्चा है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसको कैसे पढ़ाओगे? जी मैम। मैम मंदबुद्धि बच्चा होगा वो अगर यदि, तो मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि उसकी सीखने की जो गति होगी वह बाकी बच्चों से कुछ कम होगी, तो मैं प्रयास करूंगी मैम कि जब बाकी बच्चे काम कर रहे हैं तो मैं उसे अत्यधिक समय दूं, और जो उसके साथी हैं उनको भी मैं यह बात कहूंगी कि आप भी जब जब आपके पास खाली समय हो तो आप प्रयास कीजिए कि आप उनको उसकी मदद कर सके, जो भी उसे सीखने में समस्या आ रही है आप भी उसका सहयोग करें। और उस बच्चे को मैम मैं प्रयास करूंगी कि मैं उसे कहूँ कि जब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है आप मेरे पास आ सकते हैं। ओके मैम। आप, अगर हम आपको केंद्रीय विद्यालय में आपका सिलेक्शन करते हैं तो आप क्या कुछ नया करना चाहेंगी? जी मैम। मैम केंद्रीय विद्यालय में क्योंकि जो भी नवाचार शिक्षा में होते हैं सबसे पहले प्रयोग इसमें केंद्रीय विद्यालय में ही उसका प्रयोग किया जाता है, तो मैं अपने स्तर पर मैं यह प्रयोग करना चाहूंगी कि जो भी कविताएं हम जैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, वह उसे उन्हें गद्य रूप में न लगे, केवल पाठ पढ़ने के लिए ना उसको वो सुने, बल्कि कविता को उसको लयबद्ध कर कर पूरी तरह उसको गाकर, ताकि बच्चे उससे जुड़ सके। जैसे बच्चों को मैं गाने इतनी जल्दी आसानी से याद हो जाते हैं, ऐसे ही उन्हें हमारी हिंदी की जो कविताएं हैं आसानी से याद हो जाएंगी, उन्हें अच्छी लगेंगी। तो मैं प्रयास करूंगी हम जो भी मैं पढ़ाऊं उसे मैं रुचिकर तरीके से पढ़ाऊं। हाँ, बहुत अच्छे। कविताएं तो वैसे गाकर ही पढ़ाई जाती हैं। जी ये तो कोई विशेष प्रयास नहीं है। कुछ और क्या नया, मतलब आप अपनी प्रतिभा का कैसे प्रयोग करेंगी? जी मैम। और मैम क्या, जैसे आपने अपनी रुचियां बताई, उनका कैसे प्रयोग कर सकते हो आप? उनका कुछ जी एडिशनल क्या करोगे? मैम जैसे मैंने अपनी रुचि के बारे में बात की कि मुझे नृत्य करना और ना पसंद है, तो जब भी सुबह जो प्रार्थना सभा होती है उस समय हम 5-10 मिनट का कम से कम हम योग करा सकते हैं, जिससे बच्चे उनमें ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, और उसके बाद जब भी वो पूरे दिन जो पढ़ेंगे उसे वह एकाग्र पढ़े, जो भी पढ़ रहे हैं वह उन्हें याद रख सकें ज्यादा अच्छी तरह से, और उसके साथ साथ उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य है दोनों अच्छा रहेगा।
और इसके अतिरिक्त मैम जब भी कोई भी प्रतियोगिता होती है, नृत्य प्रतियोगिता, मैं उसमें बच्चों को तैयार करवा सकती हूँ नृत्य के लिए। अगर आपको साउथ में भेजा जाए, वहां बच्चों का हिंदी जो है बहुत कमजोर होती है, और फिर वहां आप कैसे समझाओगे बच्चों को? जी मैम। उनकी मातृभाषा तेलुगु होता है, मान लो आपको तेलंगाना या ऐसा किसी स्टेट में, अदर स्टेट में भेजा जाए, तो आप कैसे समझाओगे उनको? जी मैम। मैम मैं प्रयास करूंगी कि पहले उनको अपनी भाषा सिखाने से पहले, मतलब मैं हिंदी उनको पहले सिखाने से पहले उनकी जो भाषा के कुछ शब्द हैं जो वहाँ प्रचलित हैं, उनको मैं सीख सकूं, ताकि बच्चों को यह विश्वास हो सके मुझ पर कि मैम अगर हमारी भाषा सीख रही हैं तो हमें भी सीखनी चाहिए, जिससे वे कम से कम मैम शुरुआत करना चाहेंगे, मेरी मतलब जो हिंदी है हमारी भाषा, उससे जुड़ना शुरू करेंगे। इसके अलावा मैम जो हम आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चे की उसमें रुचि उत्पन्न होगी, और यदि मैम उनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आ रही है तो मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि मैम कहानियां सबको पसंद होती है, फिर चाहे वे किसी भी क्षेत्र के बच्चे हों, तो पहले मैं उन्हें कहानियां सुनाऊंगी, क्योंकि मैम सुनेंगे वे तो वे नए नए शब्दों को सीख पाएंगे, उससे वो उसको सीखने की शुरुआत कर सकेंगे मैम हिंदी को। बहुत अच्छे सोनिया मैम। जी घनश्याम सर, जी धन्यवाद। आप प्रश्न पूछ सकते जी हैं। धन्यवाद मैम। मैम आप डेमो के लिए तैयार हैं? जी सर। जी मैम शुरू करें। सर एक सेकेंड तब बस। तक आप डेमो शुरू करते हैं, मैं बता दूं, ये अभी मैंने कमेंट पढ़ा, मैम ने लिखा है कि मैं सर मेरा आज नहीं होगा, तो आप पहले बोल देते कि मैं कब से बैठी हूँ, तो ये इस रिकॉर्डिंग में आ जाएगा और यूट्यूब पर ही हम डाल देते हैं। आप लोग बहुत बार मैसेज करते हैं यूट्यूब पर, मैं अपने व्यूवर से कह रहा हूँ कि आप मैसेज करते हैं कि सर हमें मीट में तो कम से कम शामिल करा लीजिए, आप प्रतिदिन तो हमारा नहीं हो पाएगा साक्षात्कार, तो कम से कम हमें मीट में शामिल करा लीजिए। तो मैं बार बार बताता हूँ कि उससे हमें बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हम ये अवसर देते हैं कि वो मीट में शामिल हो सके और वो कम से कम इस प्रोसेस को देख तो सके लाइव। तो ये भी एक तरह से अवसर है जो सबको नहीं मिलता। दूसरी बात, क्योंकि हम सब वर्किंग हैं, हम कोई कोचिंग या इस तरह नहीं है, ना हम किसी तरह का पैसा चार्ज करते हैं, ना हम यूट्यूब से कोई पैसा लेते हैं, तो हम ये एक सुविधा देते हैं। जैसे हमारे अभी दुबे सर हैं या नवनीत सर हैं, रितु मैम हैं, बहुत सारे अपने काम छोड़कर इस समय वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना किसी स्वार्थ के। कोशिश की जाती है कि हाँ हम एक दो को लेते रहें, और इतनी देर जो हमने चर्चाएं की वो ज्ञान बढ़ाने के लिए ही हमने चर्चाएं की, ताकि साक्षात्कार से संबंधित आपके प्रश्नों का समाधान कर सकें। आगे से इस विषय का हम ध्यान रखेंगे कि जब तक हम अंतिम रूप से निश्चित ना हो जाए कि हाँ भाई उनको ही हमें बुलाना है, तो उन्हीं को हम फिर बुलाएंगे, क्योंकि इस तरह तो फिर चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं रहेंगी। ठीक है मैम। सोनिया मैम शुरू करें। जी सोनिया मैम। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही मैम। नहीं आ पा रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मुझे नहीं आ रही या आपको भी नहीं आ रही मैम? रितु मैम, दुबे सर। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है सोनिया मैम की। हाँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। जी मैम। मैम आप बोलिए। फिर से बोलिए मैम। सर आ रही है आवाज? अब आ रही है मैम। जी जी सर शुरू करूं? जी मैम। जी सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जी मैं तो ठीक हूँ, धन्यवाद बेटा। एक बात बताइए मुझे कि आप सभी जो गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं फिल्मों में, इसके अलावा कोई गजल सुनी है आपने कभी? किसी गजलकार का नाम आप जानते हो? जगजीत जी, ठीक है। इसके अलावा कभी सुना है? चलिए कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी बड़े हैं, आपको पता है आपके घर में जो भी वयस्क हैं वे सभी वोट देने जाते होंगे जब भी चुनाव होते हैं। उससे पहले आपने देखा होगा जो भी चुनाव का माहौल होता है उसमें हमारे
पास के क्षेत्रों में जो भी प्रतिद्वंदी होते हैं, जो भी चुनाव के लिए खड़े होते हैं, वे सभी आते हैं। देखा आपने? जी, ठीक है। देखिए वे क्यों आते हैं, क्या करते हैं वे आकर, हमारे क्षेत्रों में आकर? जी आप बताइए बेटा। जी, आकर वो क्या करते हैं? वो अपने अपनी घोषणाएं करते हैं, है ना, कि हम अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे हिंदी में एक गजलकार है दुष्यंत जी, ठीक है, वो गजलकार है। आज हम उनकी गजल के बारे में पढ़ेंगे। उनकी गजल है, उससे पहले मैं आपको दुष्यंत जी के बारे में बता दूं कि उन्होंने वह गजल क्यों लिखी। ठीक है, उन्होंने बेटा यह देखा अपने समय में कि वे जो भी उनके आसपास, जब भी जो हमारी स्वतंत्रता का समय था, कि अब के बाद हमें यह लगा, जो हमारे देश के नागरिक थे, कि क्योंकि अब तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो जो जो हमारे नेताओं ने हमसे वादे किए हैं वे सभी पूरे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने उसको, लेकिन वह जब नहीं पूरे हुए, तो जो हमारे गजलकार हैं उन्होंने उसे अपनी गजल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए इसमें जो आपकी पुस्तक है बेटा, आरोह हमारी जो पुस्तक है, उसमें पहली जो हमारी गजल है, मैं उसको पहले आपके सामने गाऊंगी। ठीक है, आप भी प्रयास कीजिएगा मेरे साथ गाने का। ठीक है, चलिए। तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। गाइए, आप भी प्रयास कीजिए। घनश्याम बेटा आप गाइए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। ठीक गाया ना मैम मैंने? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा गाया आपने। इसमें लेकिन जो हमारी गजल है, इसका हम अर्थ समझेंगे। ठीक है, इसमें जो जो हमारे शब्द आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम आमतौर पर नहीं करते। ठीक है, इस पहला शब्द आया हमारा कि कहाँ तो तय था चिरागा। ठीक है, क्या आया हमारा? चिरागा। चिरागा का अर्थ पता है किसी को? कोई बताना चाहेगा बेटा? चलिए मैं बताती हूँ आपको। चिराग, आप जब भी दिवाली में जो जलाते हैं दिए, उनको आम भाषा में कई बार चिराग भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी चिराग से जो अर्थ हमारा निकल कर आया है रोशनी, यानी जो हमारे जीवन में जो रोशनी ला सके। ठीक है, वह है हमारा चिराग। ठीक है, लेकिन इसमें चिराग दोनों पंक्तियों में अलग अलग प्रयोग किया। ठीक है, पहली पंक्ति में क्या आया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। जी ठीक है, मैम आइए चिराग, देखिए। जो चिरागा वह बहुत प्रयोग किया गया है। ठीक है, जी मैम, जी सुन, प्रत्येक, जी सर। आइए बैठे मैम। जी, जब तक मैम बैठते हैं तो दो चीजें और हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मंदबुद्धि शब्द का हमने यहाँ प्रयोग किया, तो हम हमारा उद्देश्य है कि हम राइजिंग इम्प्रूवर शब्द का प्रयोग हम करना चाह रहे हैं, तो उधर ही उस उद्देश्य को लेकर जाया जाए। राइजिंग इम्प्रूवर या राइजिंग, जो भी शब्दों के आजकल प्रयोग होते हैं उधर ही। और हाँ मैम, जी जी सर, दुबे सर। जी, मैं सोनिया मैडम का बहुत अच्छा था, प्रस्तुति भी बड़ी अच्छी थी, डेमो जो उन्होंने दिया, और जो जो प्रश्नों के जवाब भी दे रही थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रही थी। बस थोड़े से उच्चारण में मुझे कहीं कहीं खटका लगा है। जैसे आप री का उच्चारण कुछ अलग करती हैं, जैसे प्रवृत्तियां है, प्रकृति है, थोड़ा एक बार उच्चारण करके बताएंगी मैडम? प्रवृत्तियां, प्रकृति, सोनिया मैम। सर, प्रवृत्तियां और प्रकृति, एक बार उच्चारण कीजिए। आपकी आवाज आवाज कट रही है मैडम। आवाज नहीं आ पा रही सही। सर ये दो शब्द के उच्चारण में मुझे थोड़ा सी त्रुटि नजर आई, तो जी मैम, आप तब तक थोड़ा सा लेफ्ट करके सुधार ज्वाइन कर लीजिए। लीजिएगा, क्योंकि काफी देर से जुड़े हुए हैं ना, आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए, हम तब तक बढ़ते हैं आगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप बाद में जी सुन ही लेंगे। जी सर, दुबे सर।
जी, तो उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान रखें कि सभी जो साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी रहेंगे उसके सभी सदस्य ध्यान दें कि उच्चारण मैंने बताया कि मानक उच्चारण होना चाहिए, उच्चारण में शुद्धता होनी चाहिए आपकी, ताकि विद्यार्थी के सामने आप एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर सकें। भाषा के शिक्षक शिक्षिका होने जा रहे हैं आप, तो आप पे वो अपेक्षा की जाती है कि उच्चारण की शुद्धता बनी रहे, आपकी क्षेत्रीयता का प्रभाव बिल्कुल कम से कम हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, शर्मा जी। बहुत धन्यवाद सर। सर नवनीत सर। सर मैम का मुझे तो बहुत सब कुछ अच्छा लगा। मंद बुद्धि वाला जो शब्द प्रयोग किया था वो एक नकारात्मक शब्द है, उसके स्थान पर मंदग्राही, और अभी आपने 2 शब्द और बताए, राइजिंग इम्प्रूवर और दूसरा राइजिंग क्या बोला था आपने? अचीवर, राइजिंग अचीवर, इस तरह के शब्द। राइजिंग अचीवर, इनके लिए ही माशा क्या करिए, अभी इसका शायद मुझे मतलब इसका निर्माण हुआ नहीं है इन शब्दों के लिए, जी सर। तो इसको भी हम लोग देखेंगे इनके लिए क्या सही रहे। और मैम का आत्मविश्वास, मैम बोलेंगे। आपकी आवाज फिर से कट रही है मैम, आप वीडियो सुन लीजिएगा। सर धीमी गति से सीखने वाले, हाँ, धीमी गति से सीखने वाले, मंदग्राही ना, मंदग्राही शब्द प्रयोग कीजिए यदि धीमी गति से सीखने वाले ऐसा बोलना चाहेंगे तो। स्लो लर्नर, ठीक है मैम। और थोड़ा सा आत्मविश्वास मैम का बहुत अच्छा है, मैम का नॉलेज भी अच्छा है, जल्दी से बात को समझ जाती हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, तो मेरी शुभकामनाएं मैम के साथ में है। आप जो आपका उच्चारण संबंधित दोष है उसको आप बोल करके सुधार सकती हैं। प्रवृत्तियां शब्द आप जरा बोल के बताइए मैम। सर प्रवृत्तियां, हाँ, तो प्रवृत्तियां थोड़ा सा आ रहा है, र जो होता है ना, र, इसको जो है थोड़ा सा सही उच्चारण करने का प्रयास करेंगे बार बार तो आपका सही हो जाएगा। वो थोड़ा सा क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ा हुआ है, तो उसको आप सुधार लीजिए। बाकी आपका बहुत अच्छा रहा। जी सर, बहुत धन्यवाद। सोनिया मैडम, आपको उसमें बताना चाहूंगा जो री है ना, र में ह्रस्व हुई, उसको थोड़ा आप इंग्लिश स्टाइल में बोलिए, री हो गया, री नहीं बोलना है, री इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जैसा होता है ना, वैसे आप री, तो प्रवृत्तियां अपने आप आ जाएगा। जी सर, धन्यवाद सर। शर्मा जी जी। सर, रितु मैम। यस सर, बहुत अच्छा लगा सोनिया मैम, जितने भी सवाल किए उनके बहुत उपयुक्त जवाब हमें मिले, बिल्कुल सटीक जवाब आपने दिए। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मैम। ये आजकल जो धीमी गति से सीखने वाले और स्लो लर्नर, धन्यवाद मैम। धन्यवाद, इन शब्दों पर भी जो नए विद्वान आ रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि अगर बच्चा ये सुनेगा ना कि धीमी गति से मैं सीखने वाला हूँ, तो फिर वो कहीं उस पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ऐसे नई नई चीजें आती जा रही हैं। तो अभी एक नया शब्द मेरे सुनने में आया, राइजिंग इम्प्रूवर, और ऐसे ही नए नए शब्द बनते जा रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि नकारात्मकता ना रहे। बाकी इन चीजों पर तो विद्वान लोग चर्चा करते ही रहेंगे। मैम, सोनिया मैम, आपकी कोई शंकाएं, सवाल? नहीं सर, जैसे सर ने बताया है तो उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां हैं मैं उनका ध्यान रखूंगी सर। जी धन्यवाद मैम। सर, आप लोगों को कुछ और कहना है तो सर, दुबे सर। शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि जो भी इसमें जुड़े हुए हैं वो उनके मन में ये शिकायत है कि मुझे मौका नहीं दिया गया, तो ये समझ जाइए कि आप देखिए, व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, उनसे आप बात को समझिए। पहला व्यक्ति वह होता है जो समझदार होता है, जो अपने अनुभव से सीखता है। बुद्धिमान वह होता है जो दूसरों के अनुभव से सीखता है। अब मूर्ख व्यक्ति कभी कुछ नहीं सीखता है। तो यदि आप समझदार नहीं तो आप बुद्धिमान बन जाइए। दूसरे साक्षात्कार दे रहे हैं, उनसे कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, वो कौन सी अच्छी बात अपनी कह पा रहे हैं, उससे सीख जाइए। जरूरी नहीं कि आपको भी एक मौका मिल पाए, क्योंकि शर्मा जी के लिए इतना संभव नहीं है कि सभी साक्षात्कार के लिए जो इच्छुक हैं सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। तो जो वो वीडियो बना रहे हैं उसको देख देख कर भी आप सीख सकते हैं। हमारे कमेंट्स हैं उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए साक्षात्कार के लिए।
शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। घनश्याम सर, आप जो रिपीट जो कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रोक करके, और जिनका एक बार भी ना हो उनको प्राथमिकता कर देंगे तो शायद थोड़ी उनकी इच्छा मतलब ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनको बुरा लगता होगा कि मेरा एक बार भी नहीं हुआ, किसी का डबल हो गया, हाँ सर, तो सर शायद ऐसा कुछ ये हो। भी मैं बता दूं, ये रिकॉर्डिंग में ही आ जाएगा, अच्छा रहेगा। सर ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही हम नए किसी भी किन्हीं को भी लेकर आते हैं तो उनको हम पर थोड़ा सा या तो कम विश्वास होता है या खुद पर कम विश्वास होता है। इस वजह से जब हमने एक दो वीडियो शुरुआत में किए तो या तो वो घबरा गए, या तो नेटवर्क की समस्या आ गई, या तो कुछ और आ गई। और इस वजह से जिन एक्सपर्ट्स को मैंने बुलाया था वो 2 से ढाई घंटे उनको वेट करना पड़ा था। और आप सोचिए उस समय मेरी क्या स्थिति रही होगी। इसलिए मैं हमेशा प्लान बी में बैकअप के रूप में उन लोगों को रखता हूँ जो फुल कॉन्फिडेंट हैं, जो 1 या 2 या 3 बार कर चुके हैं और जो सारी सेटिंग कर चुके होते हैं। तो उनमें ही हमारे सोनिया मैम, रेणु मैम, निशा मैम, ये बाकी हमारे स्नेहा मैम, ये उन्हीं में होते हैं। तो और फिर क्या है कि पहली बार में हम तो जानते नहीं हैं, तो वो क्या कर उनका अगर वो लेफ्ट हो जाए या फोन को उन्होंने नेटवर्क ऑफ कर लिया या स्विच ऑफ कर लिया, ऐसी घटना हुई है। एक बार ऐसी घटना हुई तो हम तो संपर्क भी नहीं कर सकते, किसी को जानते भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सोच विचार करके हम इस तरह से बढ़ते हैं। फिर भी हम 4 6 बार पूछते हैं, और पहली बार जोड़ने का उद्देश्य ये होता है कि इस बार वो देख ले कि किस तरह से और लोग दे रहे हैं। और ये चीज क्या है, सारी चीजें दी जाती है, बीच बीच में बताया जाता है। तो ये शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन सीखने की एक बात है। और प्रयास हमारा यही है कि अच्छे से अच्छा कर पाए। लेकिन अब सीखते रहते हैं हम, आगे से हम ऐसा करेंगे कि जिनसे मेरा 2 से 3 या 4 महीने तक डिस्कशन नहीं होगा उनको मैं नहीं बुलाऊंगा, और तो कोई उपाय अभी हो नहीं सकता, क्योंकि नहीं देंगे ना वो। घनश्याम सर, इसमें हाँ, इसमें आप थोड़ा सा एक मानक नियमावली बना दीजिए कि कम से कम इंटरव्यू देने के लिए पात्रता ये रखिए कि कम से कम वो हमारे 3 4 वीडियो देख चुके हों, 2 3 बार इस बात को ज्वाइन करके टेलीकास्ट भी देखा हो, तब जो है वो अपनी ये व्यवस्था बना के रखें। तब करवाएं तो हमारा समय बचेगा, मुख्य रूप समय है, क्योंकि जो हम समय दे रहे हैं उसकी मानकता है। आप आकर के स्विच ऑफ करके चले जाएंगे तो हमें भी खराब लगेगा, और फिर हमारा वीडियो भी खराब होता है जो हम दूसरा अपलोड नहीं कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, लेकिन सर ये प्रैक्टिकली शायद शायद संभव नहीं है कि हम उस पर चल पाए, क्योंकि हम सभी बहुत वर्किंग होते हैं, मतलब बहुत बिजी होते हैं। और बाकी जो कैंडिडेट आते हैं ना, बहुत सारे लोग तो एक बार में ही, जैसे अपने वो कुसुम मैम आए थे, वो 1 या 2 बार में ही उन्होंने अच्छे से कर दिया था। और उनका बातचीत करने का स्टाइल और बाकी सारी चीजें बड़ी अच्छी थी। तो हो जाता है ऐसा, प्रयास होता है, गलतियां होती रहती हैं, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। और ऐसे ही, लेकिन आगे से भाई हर गलती से सीख रहे हैं, आगे से हम ऐसा प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं रीना मैम। अगले साक्षात्कार में रीना मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम आप प्लीज लेफ्ट मत होइएगा, रुके रहिएगा, आपसे भी बात करनी है। अभी किसी को कुछ और कहना है? नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। सोनिया मैम, आपका ये तीसरा साक्षात्कार था। मैं पहले साक्षात्कार से पहले से ही आपको देखता आ रहा हूँ, लगातार इम्प्रूवमेंट है। लेकिन हाँ, ये साक्षात्कार है ना, इसमें आपका डेमो ज्यादा अच्छा गया है। सवाल उतने शायद पूछे नहीं गए हैं उस लेवल के, या तो पूछे नहीं गए हैं, हम जानबूझ के ही हमने आपसे सवाल कम पूछे, और डेमो आपका ज्यादा गौर किया। डेमो बहुत अच्छा गया है, और इम्प्रूवमेंट तो हर एक को करना ही होता है। ईशा वाशोपनिषद का आपका उच्चारण था वो मुझे मुझे थोड़ा सा लगा, तो आप जब वीडियो जाए तो आप देख लीजिएगा। समास के बारे में जो आपने बताया ना, 6 और 4 से थोड़ा सा और अगर आप इसको विस्तार दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे सुमित्रा नंदन का नहीं बता पाए तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत मतलब छोटा सा ही था। तो ऐसी चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, और बाकी उच्चारण के लिए तो सर ने आपको बताया ही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।